नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज। केंद्र सरकार ने संसद को बताया है कि किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने उन्हें खासतौर से ऑक्सीजन की कमी के कारण मौत की जानकारी नहीं दी है। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या राज्यों ने सरकार को सही सूचना नहीं दी या फिर सरकार को समझने में कहीं चूक हुई है। दिल्ली के रोहिणी में रहने वाले एरिक मैसी ने अप्रैल में अपनी मां को खो दिया। एरिक की कोरोना संक्रमित 61 साल की मां डेल्फिन को रोहिणी के जयपुर गोल्डन अस्पताल में 15 अप्रैल को दाखिल करवाया गया था। 23 तारीख की देर रात उनकी मौत हो गई। अस्पताल ने कहा ऑक्सीजन की कमी की वजह से जान गई। इंसाफ पाने के लिए एरिक ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इट्स जस्ट कि हमारे पास तो एक लास्ट जो होप है वो दैट इज जस्ट द कोर्ट। जो भी मेन रीज़न है, जो भी इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है, राइट फ्रॉम ऑफिशियल्स, जो भी ऑफिशियल्स हैं या हॉस्पिटल है, जो भी रिस्पॉन्सिबल है उस पर अकाउंटेबिलिटी फिक्स कीजिए। गौरव और भारती ने भी अप्रैल महीने में अपने माता पिता को ऑक्सीजन की किल्लत के चलते खो दिया। इनके माता पिता रोहिणी के जयपुर गोल्डन अस्पताल में कोरोना के चलते भर्ती थे। मौत हो गई। डॉक्टर ने बताया ऑक्सीजन की कमी के चलते ऐसा हुआ। दोनों केंद्र सरकार के इस बयान से नाराज हैं कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से किसी मौत की सूचना नहीं मिली। वो तो झूठ बोल रहे यार अपने सरकार को बचाने के चक्कर में। अभी इस टाइम पे भी इनको पॉलिटिक्स दिख रही है। वहाँ से कॉल आता जयपुर गोल्डन से केवर हॉस्पिटल है, जो वहाँ पर जाता हूँ तो वहाँ पर भी यही होता है कि ऑक्सीजन नहीं था, तो वहाँ पर 25 पेशेंट्स की डेथ हो गई। तो डॉक्टर अच्छे वाले थे, बैठे हुए थे आराम से वार्ड में, बात भी कर रहे थे हंस खेल के। लेकिन क्या ये आवाज़ें केंद्र सरकार तक किसी भी जरिए नहीं पहुंची? रोहिणी के जयपुर गोल्डन अस्पताल और दक्षिण दिल्ली के बत्रा हॉस्पिटल ने ऑक्सीजन की कमी की वजह से कई मरीजों की मौत की बात स्वीकार की थी। अभी भी बत्रा हॉस्पिटल 12 मौत की बात कह रहा है। कोई भी पेशेंट जब मरता है या उसकी डेथ होती है अस्पताल में, तो कॉज ऑफ डेथ क्या होता है? कहीं ये तो नहीं लिखा जाता कि दवा की कमी हो गई है, लिखा जाता है कि मशीन की कमी हो गई है। उसका कॉज ऑफ डेथ तो ये होता है ना, हार्ट फेल हो गया, कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट हो गया, रेस्पिरेशन बंद हो गया या रीनल फेलियर हो गया, तो कॉज ऑफ डेथ तो यही होगा ना। एक एक व्यक्ति, एक एक नागरिक इस देश का जानता है कि ऑक्सीजन की कमी पिछले अप्रैल और मई के महीने में, जिस समय ये सेकेंड एपिडेमिक चल रहा था, पेंडेमिक चल रहा था, उस समय एक एक व्यक्ति इस ऑक्सीजन की कमी से पीड़ित था। तो यह एक ऐसी चीज़ है जिसको आप नकार नहीं सकते। और तो और 16 जून को जब दिल्ली सरकार ने ऑक्सीजन से हुई मौतों पर मुआवजे के लिए कमेटी बिठाने की बात की तो उपराज्यपाल ने इसे खारिज कर दिया। दिल्ली सरकार ने इनका नंबर को असरटेन करने के लिए, उनको कंपनसेट करने के लिए कमेटी बनाई थी, जिसका काम था कि जो भी ऑक्सीजन की कमी से डेथ हुई है उनका पता करे और उनको 5 लाख तक का कंपनसेशन दे, जिसको केंद्र सरकार ने एलजी साहब के माध्यम से भंग करा दिया। आप कमेटी बनाने नहीं देते हो, आप जांच होने नहीं देते हो, और आप कहते हो देश में ऑक्सीजन से मौत नहीं हुई। हमें राज्य सरकारें भी कह रही हैं। आप आंकड़े सामने नहीं आने देते हो, फिर कहते हो आंकड़े नहीं है हमारे पास। आंकड़े नहीं दिए राज्य सरकारों ने। तो पहले केंद्र सरकार सच देखने को तैयार नहीं हुई, बल्कि उसे दबाती नजर आई, और अब कह रही है कि उसे राज्य सरकारों ने जानकारी नहीं दी कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से कितनी मौत हुई। दिल्ली में कोरोना से अभी तक जितनी कुल मौत हुई हैं, उसकी 52% मौतें अकेले अप्रैल मई 2021 में हुई। देश में अभी तक कोरोना से जितनी मौतें हुई हैं, उसकी करीब 40% अकेले अप्रैल मई 2021 में हुई है। एक आम धारणा है कि इन 2 महीनों में जो मौतें हुई हैं, उनका एक बड़ा कारण ऑक्सीजन की किल्लत था। लेकिन विडंबना यह है कि केंद्र सरकार आंकड़े बताने के बजाय केवल ये कह के काम चला रही है कि राज्यों ने जानकारी नहीं दी, राज्यों ने सूचना नहीं दी। दिल्ली से परिमल कुमार, सुकीर्ति द्विवेदी और सौरभ शुक्ला के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। किसान आंदोलन को और तेज करने के लिए गुरुवार से यानी कि कल से हर रोज संसद सत्र तक 200 किसान सिंघू बॉर्डर से संसद मार्च करेंगे। दिल्ली पुलिस इन्हें खुद अपने साथ जंतर मंतर ले जाएगी। सौरभ शुक्ला की एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। बुधवार दिन भर संयुक्त किसान मोर्चा के नेता संसद मार्च की रणनीति बनाते नजर आए। गुरुवार को सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा के इसी दफ्तर से सुबह 9 बजे किसान कुल 4 बसों में बैठकर संसद की तरफ चलेंगे। 200 फार्मर्स यहाँ से हमारे ऑफिस से बसेज में जाएंगे, रोज जाएंगे, कल से जाएंगे, 13 अगस्त तक जाएंगे।
किसानों का कहना है कि वो संसद के बाहर अपनी किसान संसद लगाएंगे। जैसे संसद चलती है अंदर, वैसे ही वहाँ स्पीकर होंगे, हमारे डिप्टी स्पीकर होंगे, वैसे ही टी टाइम होगा, वैसे ही लंच होगा, वैसे ही सवाल रखे जाएंगे, वैसे ही बहस होगी सवालों पे। तो ये तय है। हर रोज 200 किसानों को पहचान पत्र दिया जाएगा जो संसद की ओर मार्च करेंगे। किसानों का कहना है कि अगर उन्हें दिल्ली पुलिस ने रोका तो वो चुपचाप बिना जबरदस्ती किए गिरफ्तारी देंगे। ये मान के चल रहे हैं कि अगर 6 महीने भी अंदर बैठना पड़ेगा तो बैठेंगे। इस हिसाब से मानसिक तैयारी हमारे जत्थों की है। लोगों से प्रेपरेशन ही इस हिसाब से किया गया है कि 6 महीने के लिए अंदर तक जाना पड़ सकता है और अपने आप को तैयार करके लेके आइए। और उत्साह है लोगों में, नाम लिखाने की होड़ है। करीब 200 के आसपास किसान बसों से जंतर मंतर जाएंगे। पुलिस की निगरानी में बसें जंतर मंतर पहुंचेंगी। किसान सुबह 10:30 पर जंतर मंतर पहुंचेंगे। जंतर मंतर पर उन्हें शांतिपूर्ण तरीके से बैठाया जाएगा। जंतर मंतर पर सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं। सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों की 5-5 कंपनियां तैनात रहेंगी। सभी किसानों को आईडी कार्ड चेक करने के बाद ही अंदर जाने दिया जाएगा। किसान शाम 5 बजे वापस लौट आएंगे। सिंघू बॉर्डर पर तैयार की गई सीमेंट और कांटों की दीवारें बताती हैं कि दिल्ली पुलिस की तैयारी कितनी पुख्ता है। दिल्ली पुलिस नहीं चाहती कि फिर से 26 जनवरी जैसी तस्वीरें दिल्ली में दोहराई जाएं। दिल्ली पुलिस के सामने 2 चुनौतियां हैं। पहली चुनौती कि इस पूरे किसान संसद मार्च को शांतिपूर्ण कैसे रखा जाए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि 26 जनवरी को दिल्ली पुलिस ने किसानों को मार्च करने की इजाज़त दी थी, लेकिन चीज़ें हाथ से बाहर निकल गईं और हम सब जानते हैं कि लाल किले पर क्या हुआ 26 जनवरी को। और दूसरी सबसे बड़ी चुनौती कि जब किसानों को संसद भवन के नज़दीक जंतर मंतर तक ले जाया जाएगा तो उस पूरे मार्च को किसानों को नियंत्रण में कैसे रखें ताकि उसमें कोई अराजक तत्व घुसकर कुछ ऐसा ना कर दे जिससे दिल्ली पुलिस को वापस से नुकसान हो और कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा हो जाए। सहयोगी शशिकांत झा के साथ सिंघू बॉर्डर से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और अब पेगासस जासूसी कांड की बात करते हैं। ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर इस मामले को लेकर तीखा हमला बोला। शहादत दिवस के मौके पर तृणमूल की सालाना बैठक को उन्होंने अखिल भारतीय ऑनलाइन कार्यक्रम में बदल डाला। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कलेक्टेड 3.7 lakh crores from the public pocket and why they are spending this money? नरेंद्र मोदी को जनता के पैसे से जासूसी न कराने की नसीहत। पेगासस ढुके गए। बांग्ला के साथ साथ हिंदी बोलती ममता बनर्जी का रंग कुछ बदला हुआ था। उन्हें मालूम था कि उनके इस ऑनलाइन भाषण का प्रसारण देश के कई हिस्सों में हो रहा है। उन्होंने कहा कि उनकी भी जासूसी हो रही है और वो अपने फोन पर प्लास्टर लगा कर रखती हैं। Now because of Pegasus, can you imagine? I have done one thing. I am showing you. देखो हम पूरा इसको प्लास्टर कर दिया। क्या करेगा? फोन लगा के क्या करेगा? कैमरा में पूरा तुल लेता है। हम ऑडियो में भी बात करते हैं तो, फेस टाइम में भी करते हैं तो, वीडियो में भी करते हैं तो, मैं कैमरा का ही पूरा प्लास्टर लगा दिया। एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी प्लास्टर लगाना चाहिए, नहीं तो देश बर्बाद हो जाएगा, देश को बर्बादी हो जाएगा। हर साल होने वाले इस शहादत दिवस कार्यक्रम में रैली के बाद इस साल तृणमूल के अलावा विपक्ष की 8 पार्टियों के नेता भी शामिल रहे। कांग्रेस से पी चिदम्बरम और दिग्विजय सिंह, एनसीपी से शरद पवार और सुप्रिया सूले, सपा से जया बच्चन और राम गोपाल यादव, आरजेडी से मनोज झा, शिवसेना से प्रियंका चतुर्वेदी, आम आदमी पार्टी से संजय सिंह, टीआरएस के केशव राव और शिरोमणि अकाली दल से बलविंदर सिंह भुंडर समेत कई प्रमुख विपक्षी नेताओं ने 1993 में कोलकाता में पुलिस की गोली में मारे गए युवा कांग्रेस के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। राजनीतिक गलियारों में ममता बनर्जी के भाषण को आने वाले दिनों में राष्ट्रीय राजनीति में ममता की सक्रिय भूमिका के तौर पर देखा जा रहा है। आप ममता बनर्जी के समर्थन में आए हैं? बिल्कुल जी बिल्कुल। क्या आपको लगता है कि राष्ट्रीय राजनीति में भी ममता बनर्जी को सक्रिय होना चाहिए? क्यों नहीं, क्यों नहीं। मैं तो चाहूंगी कि कोई महिला आए। बिल्कुल। और उन्हें विपक्षी दलों को लीड करना चाहिए। बिल्कुल। ऐसा लड़ाई करने के लिए हम लोग तैयार है। लेकिन विपक्ष को एकजुट करने की बात कर रही ममता की रैली में लेफ्ट को न्योता नहीं था। हॉल लीडर लोगों को जाइए, आपको पार्टी को समझाइए, जवाब देना चाहिए। क्यों? हालांकि पेगासस जासूसी मामले में लेफ्ट ने भी हाई लेवल इंक्वायरी की मांग की है। फ्रांस में प्रोब ऑर्डर किया,
इधर प्रोब नहीं एक्सेप्ट कर रहा हमारा सरकार। क्यों? अपोजिशन पार्टीज का डिमांड है यह थरो प्रोब होना चाहिए, मॉनिटर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट जज या जेपीसी। इस स्कैंडल को छोड़ना नहीं। फिलहाल ममता बनर्जी 25 जुलाई को मुख्यमंत्री फिर से बनने के बाद पहली बार दिल्ली आ रही हैं। वो चाहती हैं कि 27 जुलाई या 28 या 29 जुलाई को विपक्ष के नेताओं की बैठक दिल्ली में हो। इसके अलावा कोलकाता में रैली करके वो सोनिया गांधी सहित कई नेताओं को बुलाना चाहती हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव जीतने के बाद ये पहला मौका था जब ममता बनर्जी ने वर्चुअल माध्यम के जरिए कई राज्यों में पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। ममता बनर्जी चाहती हैं कि 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले विपक्ष को एकजुट होना चाहिए और उन्होंने अपने भाषण में ये साफ संकेत दिया है कि आने वाले दिनों में वो राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने वाली हैं। दिल्ली से राकेश सिंह के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। कोरोना वायरस के प्रकोप से उभरती मुंबई फिलहाल बरसाती संक्रामक बीमारियों से गुजर रही है। डेंगू, मलेरिया, लेप्टोस्पाइरोसिस, स्वाइन फ्लू जैसी जो बीमारियां हैं उसके मरीज बढ़ने लगे हैं। अस्पतालों में 50% ऐसे मरीजों की संख्या पिछले साल के मुकाबले बढ़ी है। देखिए पूरी खबर। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई कोरोना के बीच अब बरसाती बीमारियों की चुनौतियां झेल रही है। मलेरिया, स्वाइन फ्लू, डेंगू और लेप्टोस्पाइरोसिस के मामले यहां बढ़ने लगे हैं, जो पिछले साल पाबंदियों के कारण न के बराबर थे। अब छूट के कारण इन्हें फैलने का मौका मिला है। समस्या बड़ी है क्योंकि इन बीमारियों के कई लक्षण कोविड के लक्षणों से मेल खाते हैं। मुंबई महानगर पालिका के स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। बीएमसी के इन आंकड़ों के मुताबिक इस साल 1 जुलाई से 11 जुलाई तक स्वाइन फ्लू के 12 मामले दिखे हैं, जबकि बीते साल पूरे जुलाई महीने में 0 मामले थे। 1 से 11 जुलाई तक यानी 11 दिनों में डेंगू के 8 मामले दिखे हैं, जबकि बीते साल पूरे जुलाई महीने में 11 मामले थे। इस जुलाई में हेपेटाइटिस के 12 मरीज दिखे हैं, तो पिछले साल जुलाई में सिर्फ 1 मामला था। 11 दिनों में घातक लेप्टोस्पाइरोसिस के 15 मरीज मिले हैं, तो बीते साल पूरे जुलाई महीने में 14 मरीज थे। इस महीने अब तक गैस्ट्रो के 106 मरीज सामने आ चुके हैं। बीते साल जुलाई महीने में 56 मामले थे। राहत की बात है कि इस साल फिलहाल अब तक बरसाती बीमारी से किसी की जान नहीं गई है। मुंबई के नानावटी मैक्स अस्पताल में बरसाती बीमारियों के मरीज 50% बढ़े हैं। यही हाल फोर्टिस, एसएल रहेजा जैसे बड़े अस्पतालों का भी है। डॉक्टर्स बताते हैं कि बुखार, खांसी, जुकाम जैसे लक्षणों के बाद लोग कोविड टेस्ट तो करवा रहे हैं, पर नेगेटिव आते ही निश्चिंत हो जाते हैं और बरसाती बीमारियों को नजरअंदाज कर रहे हैं। ऐसे में समस्या बढ़ते ही वो देरी से अस्पताल पहुंच रहे हैं। ये बीमारियों के ज्यादा मरीज हम लोग देख पा रहे हैं। मे बी 50% से तो राइज डेफिनेटली हुआ रहेगा, शायद उससे भी ज्यादा, क्योंकि पिछले साल बहुत कम लोग थे। ये जो बीमारियां रहती है वो जनरली ह्यूमन एक्टिविटी से रिलेटेड बीमारियां हैं। क्योंकि पिछले साल ह्यूमन एक्टिविटी बेयर मिनिमम थी कोविड के लॉकडाउन के वजह से, ये बीमारियां लगभग ना के बराबर थी, शायद 0 के अराउंड रहेगी। लेकिन इस साल उससे डेफिनेटली ज्यादा मरीज दिख रहे हैं। डेंगू के काफी मरीज आके जा चुके हैं, लेप्टोस्पाइरोसिस, मलेरिया के भी मरीज आके देखे हम लोगों ने। ओपीडी बेसिस या जिनको एडमिशन की जरूरत है ऐसे भी पेशेंट ये बीमारियों के ये बार डेफिनेटली देख रहे हैं, एटलीस्ट 50% मोर देन लास्ट टाइम। बुखार के वजह से आने वाली पेशेंट्स की तादाद वैसे ही बढ़ी हुई थी। मॉनसून रिलेटेड इलनेसेस जैसे मलेरिया, डेंगू या वेक्टर बॉर्न अदर कंडीशंस लाइक चिकनगुनिया, इनके पेशेंट्स भी इनके कारण भी वो बुखार हो सकता है। बहुत बार हमने पाया हुआ है कि पेशेंट्स सिर्फ कोविड के टेस्ट करके रुक जाते हैं, कोविड नहीं है तो वो घर पे रुक जाते हैं, और जब तक बाय द टाइम दे प्रेजेंट टू द हॉस्पिटल मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियां काफ़ी एडवांस स्टेज में होती है और फिर उनको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। जसलोक अस्पताल में कई ऐसे मरीज भी भर्ती हुए हैं जो कोविड और बरसाती बीमारी दोनों से एक साथ सामना कर रहे हैं। काफ़ी पेशेंट्स को जो कोविड भी है और मलेरिया या डेंगू या चिकनगुनिया भी है, यानी कि डबल इन्फेक्शन कभी कभी हो सकता है। अगर आप कोविड का टेस्ट करके आप पॉजिटिव निकले हो और फिर भी अगर बुखार नहीं उतर रहा है तो फिर डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया का चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। या दूसरी तरफ से अगर आप डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया का दवा ले रहे हो और उसका पॉजिटिव निकला और आपका बुखार फिर भी नहीं उतर रहा है तो उस सिचुएशन में कोविड का टेस्ट भी करना बहुत ज़रूरी होता है।
लेकिन यही सजेशन दे सकता हूं मैं पेशेंट्स को कि आप खुद की दवाइयां मत करिए। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि कोविड का बुखार ठंड के साथ नहीं आता, जबकि बरसाती बीमारियों में उल्टा होता है। इस लक्षण पर गौर करें और किसी भी बीमारी का बुखार लंबा चले तो जरूरी जांच अवश्य कराएं। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। कहां और किस तरह से लुटेरों ने एटीएम मशीन को बम से उड़ाया, पूरी खबर एक ब्रेक के बाद देखते रहिए सिटी सेंटर शो। बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति और कारोबारी राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद फिल्म जगत से कई प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। इसी के साथ ही साथ इस मामले से जुड़े कई तथ्य सामने आ रहे हैं। प्रशांत सिसोदिया की रिपोर्ट देखिए। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा को अश्लील फिल्में बनाने और स्ट्रीम करने के आरोप में 23 जुलाई तक के लिए पुलिस हिरासत में भेजने के बाद जहां प्रतिक्रियाओं का सिलसिला शुरू हो गया है, वहीं इस मामले से जुड़े कुछ ऐसे लोग भी सामने आए हैं जिन्होंने खुद को वेब सीरीज के नाम पर धोखाधड़ी का शिकार बताया। जिस तरह से उमेश कामत ने या राज कुंद्रा ने जिस तरह से मुझसे डिमांड किया था वीडियो कॉल पे न्यूड ऑडिशन का, तो मैं भी डिमांड करना चाहती हूँ कि उनकी जांच हो। यूट्यूबर पुनीत कौर ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर राज कुंद्रा द्वारा हॉटस्पॉट पर काम करने का प्रस्ताव रखने की बात कही। दूसरी तरफ राज की कंपनी पर चोरी और फ्रॉड का मामला दर्ज कर चुकी अभिनेत्री पूनम पांडे का कहना है, उन्होंने अपने पावर और इन्फ्लुएंस का गलत इस्तेमाल किया, जिसने मुझे बहुत ही कॉम्प्रोमाइजिंग स्थिति में डाल दिया। मेरे ईमेल्स और मेरे लीगल नोटिसेस को मजाक में ले लिया। इनफैक्ट उन्होंने मुझे ये कहा कि मैं आपका लीगल नोटिस वेलकम करता हूँ, मैं राज कुंद्रा हूँ और मैं अनटचेबल हूँ। पुलिस के मुताबिक राज कुंद्रा इस अश्लील फिल्मों के कारोबार में 6 से 8 लाख रुपए प्रतिदिन कमा रहे थे और उन्हें मालूम था कि उनका ये कारोबार गैर कानूनी है। इसलिए उन्होंने इस कारोबार पर किसी भी तरह की मुश्किल आने के बाद प्लान बी की भी तैयारी कर रखी थी। लेकिन इसी मामले से जुड़ी अभिनेत्री गहना ने उन पर और राज कुंद्रा पर लगे आरोपों को गलत बताया है। ये पूरी तरह से गलत एलिगेशंस हैं। जो एक्टर्स हैं वो खुद घर से आते हैं, ठीक है, घर से खुद आते हैं, शूट पे आते हैं, 1.5 से 2 घंटे उनका मेकअप होता है। टॉप से लेके बॉटम तक की यूनिट के पास ना स्क्रिप्ट होती है। एक्टर को स्क्रिप्ट नहीं मिलती है क्या? एक्टर इतना जीनियस होता है, आइंस्टीन की औलाद है सारे एक्टर, आर्किमिडीज है, आइंस्टीन है, आते हैं स्क्रिप्ट ऐसे देखते हैं तुरंत परफॉर्म कर जाते हैं। वाह, मतलब झूठ बोलने की भी ना इंतहा होती है। मामला कोर्ट में है, जांच चल रही है। अगले कुछ वक्त में ये मामला क्या रुख लेगा, देखना बाकी है। मुंबई से प्रशांत सिसोदिया की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। पुणे के पिंपरी चिंचवड में एक एटीएम को बम से उड़ा दिया गया। कुछ अज्ञात लुटेरों की एक करतूत थी, लाखों रुपए लूट कर ले गए। ये वारदात कुछ ऐसी थी कि एटीएस को भी जांच से जुड़ना पड़ा। अब तक एटीएम मशीन को चुराने, काटने और छेड़छाड़ करने की वारदातें हुई हैं, लेकिन पुणे के चाकण में लुटेरों ने एटीएम मशीन को बम से उड़ा दिया और 30 लाख के करीब नकदी लेकर चलते बने। रात को करीब 1-1:30 बजे के बाद वहाँ कोई ब्लास्ट टाइप एक्सप्लोजिव यूज करके एटीएम को तोड़ा गया। उसमें से जो पैसे हैं उसका ट्रे है, ये 2 अभी गायब है। तो इसका मतलब उसके से ब्लास्ट के बाद जो पैसे मिले हैं वो लेके वो चले गए हैं। हालांकि कुछ दिन पहले ठीक इसी तरह की वारदात पुणे ग्रामीण में रांजनगांव के एटीएम में भी हुई थी। वहां भी लुटेरों ने बम लगाकर एटीएम को उड़ाया था, लेकिन तब वो पैसे ले जाने में कामयाब नहीं हो पाए थे। पुलिस को शक है कि पिंपरी चिंचवड में एटीएम उड़ाने वाले वही लुटेरे हैं जिन्होंने इस बार ज्यादा विस्फोटक का इस्तेमाल किया ताकि मशीन पूरी तरह से खुल जाए। बम से एटीएम उड़ाकर लूटने की ये वारदात वैसे तो सामान्य लूट जैसी है, लेकिन जिस तरह से एटीएम को उड़ाने के लिए आईडी का इस्तेमाल करने के सुराग मिले हैं, उसने महाराष्ट्र एटीएस के भी कान खड़े कर दिए हैं। लिहाजा एटीएस भी अब लूट की इस वारदात में साजिश के तार तलाशने में जुटी है। मुंबई से कैमरामैन संजय मंडल से सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए।